नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। और काल सर्प दोष के ऊपर ये जो है ये पहला भाग रहेगा, क्योंकि इस दोष के ऊपर हम कम से कम 3 या 4 वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में, साथ ही काल सर्प दोष का प्रमाण क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और कितने प्रकार का जो है ये दोष कितने प्रकार का होता है, यानी कि काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है। और अंत में जो वीडियो बनाएंगे वो होगा उपाय का, और जो उपाय होंगे वो कारगर उपाय होंगे। अगर उन उपायों को आप करते हैं और आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उन उपायों से आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो आज का जो पहला भाग है उसको हम शुरू करते हैं। काल सर्प दोष। काल सर्प योग या दोष राहु केतु द्वारा बनाया जाने वाला एक गंभीर तथा प्रभावी योग होता है। इस योग में अन्य सभी ग्रह राहु केतु की पकड़ में होने से अपनी सहजता खो देते हैं। ये सदा वक्री छाया ग्रह है, 5 ग्रहों में गिने जाने वाले, यानी कि राहु और केतु ये हमेशा वक्री होते हैं, ये छाया ग्रह हैं और ये दोनों ही पाप ग्रह हैं। अब इनका बैठना यानी कि जन्म कुंडली में इनका बैठना और देखना दोनों दुखदायी होते हैं, क्योंकि ये सदा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, यानी कि आमने सामने होते हैं। अतः एक समय में आधी कुंडली यानी कि लगभग क्या पूरे 6 भाव को ये अपनी दृष्टि व स्थिति से पीड़ित कर देते हैं। ऐसे में यदि अन्य सभी ग्रह भी राहु केतु के प्रभाव सीमा या ग्रिप के भीतर हों तो जाहिर है स्थिति और भी विकट हो जाती है, कभी कभी घातक भी हो जाती है। काल सर्प दोष के ऊपर बहुत सी भ्रांतियां भी पैदा हो चुकी हैं। सर्वप्रथम इस संबंध में कुछ भ्रांतियों का निवारण कर लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि काल सर्प के विषय में अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार का कुप्रचार भी किया गया है और भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं, जिससे जन सामान्य की मनोस्थिति बड़ी विषम तथा असमंजसपूर्ण हो जाती है। काल सर्प योग को काल्पनिक या मनगढ़ंत बनाने वालों का तर्क है कि यह शास्त्रोक्त योग नहीं है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में इस नाम से किसी योग का उल्लेख ही नहीं है। यह ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इस योग को बाद में खोजा गया है, इसलिए पहले वाले ग्रंथों में यह नहीं है। अति प्राचीन ग्रंथों में तो छाया ग्रहों को भी सत्ता स्वीकार नहीं की गई, यानी कि प्राचीन ग्रंथों में तो छाया ग्रहों को विस्तार नहीं दिया गया है। तब प्रधान 7 ग्रहों के ही अध्ययन की प्रथा थी। जाहिर है जब राहु केतु का ही वर्णन नहीं किया गया तो उनसे बनने वाले काल सर्प योग का वर्णन तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है, ना के बराबर है, मिलता ही नहीं। प्राचीन काल में तो राशियों का भी वर्णन नहीं है, मात्र नक्षत्रों और ग्रहों के आधार पर गणना होती है। तो किसका मतलब क्या राशियां नहीं होती हैं? लेकिन धीरे धीरे विकास के क्रम में जिस प्रकार राशियां शामिल हुई उसी प्रकार छाया ग्रहों को भी स्थान मिला। छाया ग्रहों के विशिष्ट प्रभावों के अध्ययन के अंतर्गत काल सर्प योग का भी प्रादुर्भाव हुआ। फिर इस पर अनेक प्रकार के विचार किए गए। ज्ञान क्रमिक विकास का ही परिणाम होता है। नवीन शोधों, अनुसंधानों तथा अध्ययन के द्वारा ही किसी विषय या ज्ञान की क्रमिक उन्नति होती है। हमारे मानने न मानने से होने या न होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम कुएं के मेंढक नहीं बने रहना चाहते तो हमें नवीन तर्क सम्मत तथा अनुभव में सत्य प्रमाणित होने वाले तथ्यों को स्वीकार करना ही होगा। यही बुद्धिमता है। मात्र रूढ़िवादिता की दुहाई देने भर से हम नवीन सत्यों को अस्वीकार करेंगे तो ये मूर्खता ही होगी, और उससे भी बड़ी मूर्खता बल्कि अपराध भी होगा। यदि पूर्वाग्रह के कारण हम निष्पक्षता व उदारपूर्वक नए शोधों का स्वागत करने की अपेक्षा उनको मनगढ़ंत कहेंगे तो काल सर्प योग का प्रभाव निराधार मानने वाले कहते हैं कि यदि राहु या केतु की दृष्टि या युति से
कोई ग्रह प्रभावित नहीं है या उन नक्षत्रों से राहु केतु का कोई संबंध नहीं बनता जिनमें ग्रह अधिष्ठित हो, तो मात्र राहु केतु के मध्य या एक और सब ग्रह होने पर से कैसे कोई दुष्प्रभाव या संक्रमण संभव है। फिर कालसर्प योग के प्रभाव का अन्य कोई आधार ही क्या रह जाता है। युति, दृष्टि, अधिष्ठित राशि, अधिष्ठित नक्षत्र से ही नहीं अपितु एक दूसरे से 2-12 का संबंध, 6-8 का संबंध, 9-5 या 4-10 का संबंध, 3-11 का संबंध होने पर भी ग्रह प्रभावित होते हैं। यानी किन्हीं दो ग्रहों के बीच 2-12 का संबंध हो, 6-8 का संबंध हो, 9-5 का संबंध हो, 4-10 का संबंध हो, 3-11 का संबंध हो, तो भी ग्रह प्रभावित होते हैं तथा पूर्णतः दृष्ट न होने पर भी ग्रह की दृष्टि सीमा के भीतर आने वाले ग्रह भी कमोवेश रूप में प्रभावित होते हैं। जैसे सर्च लाइट का फोकस भले ही एक स्थान विशेष या दायरे में पड़े, किंतु उस दायरे के आसपास के स्थानों पर भी प्रकाश का परावर्तन पड़ता है तथा उस फोकस के मध्य आ जाने वाली वस्तु भी प्रकाशित हो जाती है। राहु केतु द्वारा कुंडली के 6 भाव प्रभावित होते हैं। एक भाव को छोड़कर दूसरे पर अल्टरनेटिव रूप से प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बीच में आने वाले ग्रह भी जिस प्रकार अछूते रह सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार अछूते नहीं रह सकते हैं, भले ही वे सब राहु केतु के साथ हों या ना हों, दृष्ट हों या ना हों, कालसर्प अगर आपकी कुंडली में है तो वो आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। अब वैसे तो कालसर्प योग को 12 भागों में बांटा गया है, लेकिन हम यहाँ 2 भागों की बात करेंगे। 12 भागों के बारे में अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ 2 प्रकार मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रकार है राहु और केतु के मध्य सारे ग्रहों का आ जाना, और दूसरा जो प्रकार है वो है केतु और राहु के मध्य सारे ग्रहों का आ जाना। तो यहाँ में जो पहला प्रकार है उसको नाम दिया गया है काल सर्प दोष, जो आप सुन भी रहे हैं, आपने सुना भी होगा, काल सर्प दोष। जब सभी 7 ग्रह हैं, राहु केतु को छोड़ करके सभी 7 ग्रह हैं, क्योंकि राहु केतु तो वैसे काल सर्प दोष बना रहे हैं तो ये तो गिने ही नहीं जाएंगे, तो इनके मध्य जब सभी अन्य ग्रह राहु केतु के मध्य हों, यानी कि राहु केतु के मध्य हों, तब उसको हम कालसर्प योग कहते हैं। और जब यही ग्रह केतु राहु के मध्य हो तो उसे हम विपरीत कालसर्प दोष कहते हैं। दोनों के प्रभाव समान हैं, किंतु विपरीत कालसर्प दोष में फल कालांतर में मिलते हैं, और कालसर्प दोष में पहले प्रकार में तुरंत या जन्म से ही ये दोष मिलने शुरू हो जाते हैं। इसका प्रभाव जन्म से ही शुरू हो जाता है। भावों के अनुसार कालसर्प योग के 12 प्रकार हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यद्यपि अंश, ग्रह, नक्षत्र आदि के भेद से इसके उपभेद 200 से 300 तक किए गए हैं, इससे भी अधिक भी हो सकते हैं, परंतु वस्तुतः ये सब 12 प्रकारों के अंतर्गत ही आ जाते हैं, क्योंकि कुंडली में भावों की संख्या तथा आकाश में राशियों की संख्या अधिकाधिक 12 ही है। 27 नक्षत्रों से 12 राशियों को गुणा करके कुछ विद्वान इनके उपभेद 324 तक भी बताते हैं। कुछ व्यक्ति आंशिक कालसर्प दोष की बात करते हैं, यानी कि चंद्रमा के बाहर होने पर भी कालसर्प योग मान लिया जाता है, जिसे आंशिक कालसर्प योग या कालसर्प की छाया कह दिया जाता है। यद्यपि तकनीकी दृष्टि से यह भंग कालसर्प योग होता है, यानी कालसर्प योग भंग हो जाता है अगर कोई भी ग्रह, यानी 7 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह राहु केतु की ग्रिप से अगर बाहर है तो उस कालसर्प दोष को भंग करार दिया जाता है। फिर भी यह घातक तो नहीं होता है, अगर थोड़ा बहुत प्रभाव है भी तो यह घातक नहीं कहा जा सकता। कालसर्प योग के एक नहीं अनेक शांति के उपाय भी हैं जो पूर्णतः प्रभावशाली तथा सफल हैं, परंतु निर्भर करता है कि शांति कितनी शीघ्र करा ली गई है, क्योंकि विलंब से किए गए शांति कर्म के परिणाम
अल्प या अपर्याप्त होते हैं। अधिक विलंब से कराया जाए कोई उपाय, अगर राहु केतु का कालसर्प दोष का अगर कोई उपाय विलंब से कराया जाए तो शांति कर्म का कुछ औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि जातक तब तक अधिकांश फल भोग ही चुका होता है तथा उसके साथ लाभ प्रभाव भी, जो प्रभाव है लाभ का इस उपाय से, वो भी बस नाम मात्र के ही होते हैं, यानी कि कुछ खास प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। सामान्यतः कालसर्प की शांति 9 वर्ष की आयु से पूर्व ही करा लेनी चाहिए, ये या अधिकाधिक 18 वर्ष की आयु से पूर्व। इसके जितना बाद में कराएं उतना अल्प लाभ होता है। यह जो उपाय है ये 9 के हिसाब से होता है, 9 का पहाड़ा जो अब बोलते हैं उसके हिसाब से होता है। जैसे कि अगर आपको उपाय या तो आप 9 वर्ष की उम्र में करवा लें, या फिर 18 वर्ष की उम्र में, या फिर 27 वर्ष की उम्र में, या फिर 36 या फिर 45, इसी प्रकार से आप ये उपाय करवा सकते हैं। लेकिन जितना विलंब से करवाएंगे उतना ही इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। कुछ व्यक्तियों का या ज्योतिषियों का कहना है कि कालसर्प दोष 18 साल बाद अपना नेगेटिव जो प्रभाव वो देना बंद कर देता है। प्रमुख तर्क यही है, और ये तर्क इसलिए है कि 18 वर्ष में राहु केतु अपनी परिक्रमा पूर्ण करके गोचर में पुनः वहीं आ जाते हैं जहाँ जातक की कुंडली में जन्म समय में होते हैं। प्रथम चक्र में अधिकाधिक विष या प्रभाव उगल देने के बाद वह कालसर्प फिर धीरे धीरे अल्प विष वाला हो जाता है, अतः 18 वर्ष बाद इसका कट जाना मान लिया जाता है। जैसे बहुत से विद्वान 27 वर्ष बाद मंगल दोष का कटना मान लेते हैं जो निराधार है। लेकिन राहु केतु वाला यह भी एक भ्रामक मान्यता है। संभव है कुछ लोगों का दशा चक्रम 18 वर्ष की आयु के आसपास अनुकूल या श्रेष्ठ रहा हो, अतः कालसर्प योग के न्यून प्रभाव तब देखे जाने के कारण ऐसा मान लिया गया हो। अन्यथा अधिकांश जातकों में तो समय या आयु के बढ़ने के साथ इसका प्रभाव ही बढ़ता देखा गया है। अलबत्ता कुछ मामलों में इसका विशेष प्रभाव मध्यायु के बाद भी देखा गया है। ऐसे ही कुछ मामले नज़र से गुजरे हैं जहां मध्यायु के बाद कालसर्प योग ने अपने अशुभ फलों को छोड़कर शुभ फल देना आरंभ कर दिया। वास्तव में यह माया ग्रह राहु अत्यंत रहस्यपूर्ण होने के कारण कब क्या रंग दिखा दे दावे के साथ कह सकना बहुत कठिन होता है। अब थोड़ी कालसर्प दोष और विपरीत कालसर्प दोष पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह बैठे हुए हैं। जिस प्रकार राहु लग्न में है और सप्तम में केतु है, और सारे जो ग्रह हैं वो राहु और केतु के मध्य बैठे हुए हैं। राहु और केतु के मध्य 7 ग्रह कहाँ कहाँ हो सकते हैं, और प्रथम भाव में, लेकिन अंशात्मक दूरी जरूर चेक कर लीजिएगा। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम। सप्तम में अगर कोई ग्रह है तो उसकी भी केतु से अंशात्मक दूरी चेक कर लीजिएगा। अगर इसी स्थिति में राहु और केतु के मध्य कोई आपके 7 ग्रह बैठे हों तो इसे हम कालसर्प दोष कहेंगे। इसके विपरीत यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में राहु और केतु के मध्य नहीं है, यानी कि केतु और राहु के मध्य हैं, जैसे कि 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10, 11 और 12वें भाव में अगर आपके 7 ग्रह बैठे हैं तो इससे हम विपरीत कालसर्प दोष कहेंगे। अगर किसी जातक की कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है तो उस जातक को ये जो दोष है वो जन्म से ही प्रभावी हो जाएगा और जीवन पर्यंत चलेगा, शुभ या अशुभ। इसी प्रकार अगर किसी की कुंडली में विपरीत कालसर्प दोष है तो उसका प्रभाव जो है वो कालांतर में आगे जा कर के उसको मिलेगा। अब अंत में इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं कि कालसर्प दोष का सांकेतिक प्रमाण क्या है हमारे ग्रंथों में। यदि प्राचीनता की बात करें तो त्रेता युग में राम रावण युद्ध के दौरान रावण द्वारा कालसर्प योग बनाने का सांकेतिक प्रमाण मिलता है। आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं, चाहे आप इसको मजाक में लें या ज्ञानवर्धन के लिए लें, यहाँ संक्षेप में हम इसकी चर्चा करना चाहेंगे। फिर कालसर्प योग के प्रमुख 12 प्रकारों तथा उनके प्रभावों का वर्णन भी करेंगे अगले वीडियो में। तो रावण ने युद्ध करते समय
राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया था। तब विष तथा विवशता के प्रभाव से राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। देवताओं द्वारा भेजे गए गरुड़ क्या है? नागों का शत्रु है। तो गरुड़ ने तब राम लक्ष्मण को उस नागपाश को काटकर मुक्त किया था। ऐसी कथा वाल्मीकि रामायण में आती है। कालसर्प योग भी एक पास या फंदा बनाता है, क्योंकि अपनी कुंडली या ग्रिप में ग्रहों को फंसाकर जातक को विवश कर देता है। माना जाता है कि रावण द्वारा प्रयुक्त वह नागपाश वास्तव में कालसर्प योग ही था, जिसे अलंकारिक शब्दों में या प्रतीक रूप में नागपाश कहा गया था। इस मान्यता का ठोस आधार यह है कि रावण प्रकांड ज्योतिषी था। वह इतना दक्ष और विद्वान था कि ग्रहों को कुंडली में इच्छित स्थान पर भेज देने में निपुण था। लाल किताब में ग्रहों को अन्य भाव में पोस्ट करने के टोटके मिलते हैं, ये आपने पढ़े होंगे। इसलिए साहित्यिक रूप में यह कह दिया जाता था कि रावण ने ग्रहों को बंदी बना लिया था। यह सब ग्रह उसका आदेश मानते थे। रावण को उनकी गति प्रभाव पर इतना अधिकार था कि वह उनको मन चाहे स्थान या राशि में भेज सकता था। मेघनाथ के जन्म के अवसर पर रावण ने समस्त ग्रहों को मेघनाथ की कुंडली के विजय भाव यानी कि 11वें भाव में एकत्रित हो जाने की व्यवस्था की थी। ऐसा प्रमाण भी मिलता है। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शनि ने अपनी एक टांग को मेघनाथ के पराजय भाव यानी कि 12वें भाव में डाल दिया, यानी कि संधि की स्थिति में आ गए शनिदेव। इस प्रकार अजय मेघनाथ को विशेष परिस्थितियों में जीत पाना संभव हो सका। बाद में रावण को शनि की इस बदमाशी का पता चला तो रावण ने शनि ग्रह को प्रताड़ित भी किया था, दंडित भी किया था। अतः रावण की यह शक्ति प्रमाणित होती है कि वह ग्रहों को जहाँ चाहता था वहाँ बैठने के लिए विवश कर देने की विद्या में पारंगत था। इसी आधार पर माना जाता है कि रावण ने राम लक्ष्मण की कुंडलियों में ग्रहों का परिवर्तन करके उनमें तात्कालिक रूप से कालसर्प योग बनाकर उनको विवश कर दिया था, जिसे नागपाश कहा गया। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे कालसर्प दोष के ऊपर, क्योंकि इसके 3 या 4 पार्ट बनने वाले हैं। और इस कालसर्प दोष के ऊपर मैं आपको पूरी चर्चा दूंगा इस दोष के बारे में। और अंत में इसके उपाय पे भी हम बात करेंगे। और उपाय जो होंगे वो कारगर उपाय होंगे, लेकिन यही है कि जितना जल्दी आप ये उपाय कर लें उतना ही आपको लाभ होगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर देना। और वीडियो आप अपने तक सीमित ना रखें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों, अब इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।